आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वाक्य भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। ऐसा सार्थक शब्द समूह, पहले हम जानेंगे कि वाक्य कहते किसको हैं। तो ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा मंतव्य अर्थात आशय अर्थात मतलब प्रकट कर सके, वाक्य कहलाता है। वाक्य वह है जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, उसको वह पूरा प्रकट कर सके, अर्थात सार्थक शब्दों का समूह जिसके शब्दों का कुछ अर्थ हो, जो किसी एक विशेष मतलब को स्पष्ट कर सके, वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पद जिस क्रम में आते हैं उन्हें पदक्रम कहते हैं। वाक्य के पदों की क्रिया का उसके लिंग, वचन, काल, पुरुष के अनुरूप प्रयोग अन्वय या अन्वयति कहलाता है। ये तो था वाक्य का संक्षिप्त परिचय। अब पहले हम वाक्य के बारे में कुछ जानेंगे। यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक। प्रश्नवाचक, निषेधवाचक। अब इन प्रकारों के मतलब। विधानवाचक, जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक, जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इच्छावाचक वाक्य वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले जो वाक्य होते हैं उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से कार्य के होने में संदेह होता है या संदेह की संभावना होती है उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरे क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो या निर्भर होना पता चले उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। विस्मयवाचक, जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहा जाता है। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए अथवा किसी से कोई बात पूछी जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध का अर्थ होता है होना, किसी कार्य के न होने का पता चलता है
उसे हम निषेधवाचक कहते हैं। तो ये तो थे वाक्य के 8 प्रकार। अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद और विस्तार से थोड़ा पढ़ेंगे। तो मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्य को भाषा की प्रधान तथा सार्थक इकाई माना जाता है। भाषा की प्रधान, चूंकि भाषा को हम वाक्य के माध्यम से ही प्रकट करते हैं, तो भाषा की प्रधान इकाई हुई। और सार्थक इसीलिए चूंकि सार्थक शब्द समूहों को जो किसी मतलब को प्रकट कर सके, उसे ही हम वाक्य कह सकते हैं। तो प्रधान तथा सार्थक इकाई माना जाता है। वाक्य को भाषा का प्रधान तथा सार्थक इकाई माना जाता है, जिससे किसी भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सके। वैसे शब्दों का अपना अर्थ होता है, लेकिन अगर शब्दों का क्रम सही न हो तो वक्ता का पूरा अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता। वाक्यों में शब्दों का क्रम भी जरूरी होता है, अर्थात शब्दों के निश्चित क्रम और स्वाभाविक गति से बोलने पर ही वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट होता है। जैसे हम कह सकते हैं, सुंदर चित्र मनोरमा है रही बना। यहाँ हम इस वाक्य में देखते हैं कि शब्दों का क्रम सही नहीं है, तो बोलने वाले का मतलब पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाता। अगर इसको हम सही क्रम में प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे? मनोरमा सुंदर चित्र बना रही है। यहाँ शब्दों का निश्चित क्रम होने से वाक्य को कहने वाले का मतलब अर्थात वक्ता की बात स्पष्ट हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि अर्थवान शब्दों का जो व्यवस्थित समूह मन के भावों एवं विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करने में सक्षम हो, वह वाक्य कहलाता है। अब यहाँ वाक्य के आवश्यक तत्व दिए गए हैं। वाक्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? वाक्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं: सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा और निकटता। पहला है सार्थकता। वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग तो होता ही है। हर पद अपना अलग अर्थ रखता है। वाक्य में हर पद अपना अलग अर्थ रखता है। निरर्थक होते हुए भी कुछ शब्द वाक्य में आते हैं और निश्चित अर्थ में प्रयुक्त भी होते हैं। जैसे मूर्तिकार सुबह से ठुक ठुक कर रहा है। एक अन्य वाक्य देखिए, मेहा इंगेवा। इस वाक्य में इंगेवा शब्द तमिल का है, जिसका अर्थ है यहाँ आओ। इसलिए वार्तालाप में ऐसे शब्द का प्रयोग तभी सार्थक है जब सुनने और पढ़ने वाला तमिल भाषा का जानकार हो। तो पहले वाक्य में ठुक ठुक शब्द और मेहा इंगेवा में इंगेवा शब्द, दोनों का ही अर्थ समझने पर है। अगर समझ नहीं पाए तो यह
सार्थक नहीं है, और अगर समझे तो सार्थक है। तो वाक्यों में शब्दों की सार्थकता का होना आवश्यक है। दूसरा है योग्यता। वाक्य में जो भी शब्द आए संदर्भ के अनुरूप अर्थ देने की योग्यता रखता हो। वाक्यों में प्रयुक्त शब्द जो है वो संदर्भ के मतलब के अनुरूप अर्थ देने की योग्यता रखता हो, तभी वह वाक्य बनेगा। जैसे बच्चे खाना खाते हैं या बच्चे खाना चरते हैं। चरते शब्द का प्रयोग जानवरों के लिए होता है, तो यहाँ बच्चों के संदर्भ में खाना खाना होगा, चरना नहीं होगा। जानवरों के लिए से होता है कि वह प्रायः घास आदि खाते हैं, अतः यहाँ चरते शब्द अयोग्य है। तो बच्चों के साथ योग्य शब्द क्या होगा? बच्चे खाना खाते हैं। आकांक्षा, वह छोटा हो या बड़ा अपने में पूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ अधूरा सा हो या एकाध शब्द की आकांक्षा रखे। एकाध शब्द की आकांक्षा रखे का मतलब होता है जानने की इच्छा रखे, उसमें जानने की इच्छा बनी रहती है। जैसे सृष्टि खाती है, तो यहाँ जिज्ञासा बनी हुई है कि वह क्या खाती है। किसी शब्द की अपेक्षा सी बनी रहती है। इसका पूर्ण रूप से इस प्रकार होना चाहिए, सृष्टि सेब खाती है, सृष्टि खाना खाती है, या फिर सृष्टि नाश्ता करती है, या कुछ भी शब्द जो वो खा रही है वो दिया जाता है। चौथा है निकटता। वाक्य के पदों में बिखराव नहीं होना चाहिए। वाक्य के पद निकट बने रहना चाहिए, बल्कि परस्पर निकटता होनी चाहिए। इनकी निकटता इसलिए भी होनी चाहिए ताकि भाषा का प्रवाह बना रहे, निरंतरता बनी रहे। नहीं तो वह अर्थ देने में असमर्थ होगा। अगर भाषा में निरंतरता नहीं होगी, प्रवाह नहीं होगी, तो उसका अर्थ सही नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ देखिए, मैं से थोड़ा डिस्टेंस पर, तो फिर डिस्टेंस लेकर नहीं लिखा है, फिर डिस्टेंस लेकर जाऊंगी लिखा है। मैं तो नहीं जाऊंगी। यहाँ कैसे लिखा जाना चाहिए? मैं तो नहीं जाऊंगी, यही होना चाहिए। बलाघात या स्वाभाविक ठहराव तो उचित है, परंतु एक एक शब्द रुककर बोलना अशुद्ध है। बलाघात और स्वाभाविक ठहराव तो वाक्य में होता है, लेकिन एक एक शब्द अगर हम रुककर बोलने लगे तो यह भाषा अशुद्ध भाषा कही जाएगी। तो यहाँ हमने पढ़ा कि भाषा के 4 अनिवार्य तत्व जो हैं वह कौन कौन से हैं। एक बार फिर मैं नाम बता दूं। ये 4 तत्व हैं: सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा और निकटता। अब हम पदक्रम के बारे में पढ़ेंगे कि पदक्रम क्या है। अभी मैंने ऊपर बताया था कि वाक्य में सही पदक्रम का होना अत्यंत ही आवश्यक है। वाक्य में पदक्रम भी सही होना चाहिए, अन्यथा शब्द कुछ का कुछ अर्थ देंगे। निश्चित क्रम अपेक्षित है, मतलब निश्चित क्रम जो है वह होना ही चाहिए, यह जरूरी है, नहीं तो अर्थ बदल जाता है।
या अस्पष्ट हो जाता है। प्रधानाचार्या तक अब पुरस्कार चुकी होगी बाट। क्या इससे अर्थ स्पष्ट होता है कि वक्ता क्या कहना चाहता है? यहाँ कोई दूसरा है जो प्रधानाचार्य तक पुरस्कार बांट चुकी होगी, जबकि होना चाहिए प्रधानाचार्य अब तक पुरस्कार बांट चुकी होगी। अर्थात प्रधानाचार्य पुरस्कार बांट रही हैं जो अब तक बांट चुकी होंगी। तो यहाँ निश्चित क्रम से वाक्य स्पष्ट हो जाता है। हिंदी भाषा के वाक्यों में पदक्रम के निम्नलिखित नियम हैं। अब कुछ नियम भी यहाँ पे दिए गए हैं जो कि जिसे कि वाक्य निर्माण में प्रयोग किया जाता है। पहला, हिंदी भाषा के वाक्यों में पदक्रम के निश्चित नियम हैं। पहला है, साधारण वाक्य में, अर्थात साधारण वाक्य में कर्ता सबसे पहले आता है। जैसे नीरज खेलता है, तो नीरज यहाँ क्या है? कर्ता है। पिताजी दफ्तर जाते हैं, पिताजी कर्ता है। तो यहाँ नीरज और पिताजी में हम ऐसा तो नहीं कर सकते खेलता है नीरज, दफ्तर जाते हैं पिताजी। नहीं, कर्ता का प्रयोग सबसे पहले होता है। तो नीरज खेलता है और पिताजी दफ्तर जाते हैं। दूसरा है क्रियापदों का प्रयोग। क्रियापदों का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे हम यह नहीं कह सकते कि पढ़ा रही माताजी। हम जब भी कहेंगे तो यही कहेंगे कि माताजी पढ़ा रही हैं। तो पढ़ाने की क्रिया जो हो रही है, पढ़ा रही हैं, ये क्रियापद कहलाती है। और क्रियापद का प्रयोग अंत में होता है, अंत में किया जाता है। दादाजी घूम रहे हैं, यहाँ भी क्रियापद का प्रयोग जो है वह अंत में है। तीसरा है कर्मपद। कर्ता एवं क्रिया के बीच में आता है। कर्म क्या होता है? कर्ता एवं क्रिया के बीच में आता है। जैसे मालिन माला बना रही है, इसका स्थान माला का अर्थ जो है कर्ता और क्रियापद के बीच में ही है। अतः मालिन माला बना रही है, माला शब्द कर्मपद है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ भी देखिए कर्ता और क्रिया के बीच कर्म है क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। चौथा है, यदि वाक्यों में दो कर्म हो तो गौण कर्म पहले तथा मुख्य कर्म बाद में आता है। जैसे माँ ने कंचन को गुड़िया दिया, गौण कर्म। किसे गुड़िया दिया? तो गुड़िया देने की प्रक्रिया जो है कंचन को हुई, कंचन के लिए हुई। और क्या दिया? तो गुड़िया दिया। तो पहला जो कंचन को शब्द है वह गौण हो जाता है और मुख्य कर्म गुड़िया दी हो जाता है। पिताजी ने बच्चों को खाना खिलाया, यहाँ भी दो कर्म हैं, बच्चों को और खाना। तो पिताजी ने किसे खिलाया? बच्चों को। क्या खिलाया? खाना खिलाया। तो मुख्य कर्म खाना हो गया और गौण कर्म बच्चों को हो गया। तो दो कर्म हो तो गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म यहाँ बाद में आता है, जो कि यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पांचवा है विशेषण पद कर्ता एवं कर्म के पहले तथा क्रिया विशेषण पद क्रिया के पहले प्रयोग किए जाते हैं। जैसे काली गाय तेजी से आ रही है,
तो यहाँ विशेषण शब्द गाय कर्ता के पहले काली शब्द का प्रयोग हुआ, एवं तेजी कर्ता एवं कर्म दोनों से ही पहले काले शब्द का प्रयोग हुआ। विशेषण का प्रयोग कर्ता एवं कर्म से पहले हुआ, तथा क्रिया विशेषण पद भी क्रिया से पहले प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आ रही है क्रियापद हो गया, तो तेजी से किस तरह से आ रही, विशेषता क्या है, तेज होना है, उसकी चाल तेजी है और गाय काली है। ये दोनों विशेषण शब्द जो हैं कर्ता और क्रिया विशेषण से पहले प्रयोग किए गए। आलसी औरत धीरे धीरे काम कर रही है, यहाँ भी विशेषण आलसी और धीरे धीरे क्रिया विशेषण का प्रयोग पहले किया गया। छठा है, वाक्य में विशेषण सर्वनाम पद से पहले नहीं आ सकता, अर्थात सर्वनाम संज्ञा के पहले, कर्ता के पहले तो आता है, क्रिया के पहले आता है, लेकिन सर्वनाम पद से पहले नहीं आ सकता। यह लंबी कार है, यहाँ विशेषण लंबी है और यह सर्वनाम के बाद है। मेरी पीली साड़ी कहाँ गई, यहाँ सर्वनाम मेरी है और विशेषण पीली सर्वनाम के बाद है। सातवां है, स्थानवाचक या कालवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक या कालवाचक क्रिया विशेषण कर्ता के ठीक पहले या ठीक बाद में प्रयोग होता है। जैसे मुझे वहाँ जाना है, सोम सीमा ऊपर नीचे कर रही है, तो यहाँ कर्ता के ठीक पहले मुझे वहाँ जाना है और ठीक बाद में मुझे वहाँ क्रिया विशेषण, तो यहाँ बाद में प्रयोग हुआ। सीमा ऊपर नीचे कर रही है, यहाँ भी कर्ता के बाद प्रयोग हुआ। आज मुझे खेलने जाना है, तो आज क्रिया विशेषण कर्ता के पहले प्रयोग हो गया। प्रश्न 8, प्रश्नवाचक सर्वनाम या क्रिया विशेषण प्रायः क्रिया से पहले आते हैं। तुम कहाँ गए थे, यहाँ कहाँ शब्द प्रश्नवाचक है और क्रिया से पहले और कर्ता के बाद आया है। निषेधवाचक क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आते हैं। जैसे तुम फूल मत तोड़ो, तो यहाँ मत शब्द निषेधवाचक क्रिया विशेषण का बोध करा रहा है, तो तुम फूल मत तोड़ो ये क्रिया से पहले आ रहा है। तुम नहीं, मुझे नहीं लिखना है, निषेधवाचक, यहाँ भी क्रिया के पहले, क्रिया विशेषण से पहले निषेधवाचक शब्द आ रहा है। संबंध कारक संबंधित पद से पहले लिखा जाता है। शुभम का भाई खेलने गया, संबंधित पद है भाई, तो यहाँ संबंध कारक अर्थात का प्रयोग भाई से पहले होगा। रवि की पुस्तकें वहाँ रख दो, पुस्तकें वहाँ रख दो संबंधित पद है और रवि की शब्द जो है वह संबंध कारक है, अर्थात यहाँ भी यह दिख रहा है कि संबंध कारक संबंधित पद से पहले लिखा गया है। 11वां है, किसी भी वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया क्रियापद से पहले आती है। जैसे राधा नहाकर पूजा करने गई, तो पूजा के पहले ही राधा नहाई, तो राधा का नहाना पूर्वकालिक क्रिया है। तो ये क्रियापद से पहले ही पूर्व क्रिया कालिक क्रिया जो है उसका प्रयोग किया जाता है। 12वां है, संबंध बोधक अव्यय तथा परसर्ग संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं। वह पिताजी के साथ बाजार गया, तो यहाँ संज्ञा के बाद
और क्रिया के पहले के साथ का प्रयोग हुआ। संबोधन और विस्मयादि बोधक अव्ययों का प्रयोग वाक्य के अंत में वाक्य के आरंभ में होता है। जैसे शाबाश, तुमने कमाल कर दिया। यहाँ शाबाश शब्द का प्रयोग शुरू में हुआ है। ये विस्मयादि बोधक शब्द है। अरे, मेरी बात सुनो, अरे शब्द का प्रयोग भी पहले हुआ है। समुच्चय 14वां है समुच्चय बोधक अव्यय, जो दो शब्दों या वाक्यों के बीच में आता है। जैसे हम शाम को खेलते, लेकिन बारिश होने लगी। तो लेकिन शब्द का प्रयोग जो है वो दो शब्दों या वाक्यों के बीच में आया है। ये समुच्चय बोधक अव्यय है। माताजी, पिताजी और दादी जी बाजार जा रहे हैं। यहाँ भी और का प्रयोग बीच में किया गया है। 15वां है निपात शब्द। निपात शब्द क्या क्या है? मात्र, भर, तक, हो, भी, तो आदि। इन शब्दों का प्रयोग ठीक उसी शब्द के बाद किया जाता है जिस पर जोर देना होता है। जैसे तुम साथ चलो, और जब इसमें निपात लगा देंगे तो तुम भी मेरे साथ चलो या तुम भी साथ चलो, वाक्य में बल आ जाता है। तो यहाँ निपात से शब्द का प्रयोग जो है, जिस पर दबाव डालना हो, जिस पर भार देना हो, उसी के पहले करते हैं। आज इतना ही। इसके दूसरे पार्ट में मैं और समझाऊंगी आगे। तब तक इतना पढ़कर आप तैयार करिए, क्योंकि इस पे कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको भेजने वाली हूँ।